नेक्स्ट कल क्या पढ़ा था अपन ने? संख्यावाचक कंप्लीट हो गया था। सार्वनामिक रह गया, परिणामवाचक करा दिया। हम्म अच्छा, संख्यावाचक हो गया। अपना जो कल पढ़ रहे थे, विशेषण चल रहा था। विशेषण में अपन ने दो उसके भेद देख लिए थे। देख लिया था गुणवाचक विशेषण, और दूसरा देख लिया था संख्यावाचक विशेषण। आज बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण हेडिंग बनाइए। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है भाई? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल से। क्या है? नापतोल। अब जो यहाँ पर जो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नापतोल की। कि यहाँ पर जो द्रव होगा आपके पास, क्या होगा? द्रव होगा, या कोई ठोस वस्तु हो सकती है, लेकिन उसके अपन क्या बात करेंगे? उसके तोलने की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई चीनी, चलो मैं सेब बोल देता हूं, आपको ये रहेगा। सेब क्या है? ठोस है, फल तो है, ठोस अवस्था में तो है। ठीक है भाई, द्रव में फैला हुआ थोड़ी है, पतला थोड़ी है ये। सेब है। अब सेब को अगर मैंने इसकी क्वांटिटी बता दी, मतलब ये कितने किलो है, कितने मन है, कितने आ, मतलब कितने कुंटल है, अगर मैंने इसकी क्या बता दी, क्वांटिटी मतलब इसकी मात्रा बता दी, तो अगर मैंने कहा कि सेब मेरे पास कितना है, 2 टन है। कितना बोला मैंने? 2 टन सेब। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो टन है, ये क्या बता रहा है? उसकी नाप तोल बता रहा है। क्या बता रहा है? नाप तोल बता रहा है। अब नाप तोल बताने के कारण ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। अगर मैं संख्यावाचक की बात करूं, तो संख्यावाचक में क्या लिखूंगा? 2 सेब। क्या लिखूंगा? 2 सेब। जब मैं बात कर रहा हूं 2 सेब, 1 और 2, 2 सेब, तो क्या हुआ? संख्यावाचक। जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या लगा दिया? एक परिमाण लगा दिया, एक मात्रा लगा दी, तो ये क्या बन गया? परिमाणवाचक। ठीक है। जैसे और बात करें, चीनी। मैंने कहा 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। मैंने कहा 1 लीटर तेल, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। मैंने कहा 1 लीटर घी, तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। मैंने कहा 50 ग्राम केसर, क्या बोला? 50 ग्राम केसर, तो क्या बन जाएगा? परिमाणवाचक। क्योंकि क्या रहा है यहाँ पर? एक क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? परिमाणवाचक। बात क्लियर? अगर मैं कह दूं आपसे मैंने कहा आपसे आम, आम 10 आम, क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। मैंने कह दिया 10 क्विंटल आम, अब क्या हो गया? परिमाणवाचक। अब बात करते हैं, ये परिमाणवाचक के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित, और एक होता है अनिश्चित। निश्चित में क्या है? मात्रा पता चल रही है। कितना है भाई? 10 क्विंटल आम है, 2 टन सेब हैं, 1 लीटर घी है, 1 किलो चीनी है। क्या पता चल रहा है? मात्रा पता चल रही है। और कितनी पता चल रही है? निश्चित चल रही है कि भाई 1 लीटर क्या है अपने पास? घी है। जब अगर कुछ आम बोलेंगे तो इस सार्वनामिक विशेषण होगा, आगे पढ़ाऊंगा अभी। क्योंकि यहाँ संज्ञा के साथ क्या जुड़ रहा है? एक सर्वनाम जुड़ रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण होगा।
मैं वही समझाऊंगा इसको, अनिश्चयवाचक कैसे होगा और सार्वनामिक कैसे होगा, आप इसे समझिए पहले। दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, अगर मैं इस क्वांटिटी को, अब जो यहाँ पर इस संख्या दिखाई दे रही है, इसको क्या कर दूं, कुछ क्विंटल आम, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कुछ किलो चीनी, बहुत ज्यादा घी, मतलब कुछ ज्यादा, बहुत लीटर तेल या बहुत लीटर घी, अगर इसके अंदर मात्रा है तो वो क्या जाएगा, परिमाण में जाएगा, मात्रा नहीं है तो फिर कहाँ चला जाएगा, संख्या में चला जाएगा। इतना सा ध्यान रखो, सीधी बात। लिखिए आप, भाई बात समझ में आई या नहीं आई, इधर ऑनलाइन में, अरे हाँ ना तो जवाब दो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, लिखिए, हेडिंग बनाइए, परिमाणवाचक विशेषण। लिखिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल या मात्रा संबंधी, की माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, विशेषता का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ लिख लीजिए, 1 किलो चीनी, 1 लीटर जैसे, 2 टन सेब, 1-2 लिख लीजिए जैसे में, जिससे याद रहे आपको। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, फर्स्ट होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और सेकंड क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंदर क्या होगा भाई, जो इस संज्ञा सर्वनाम है, जो उनकी मात्रा जो बताई जा रही है, वो क्या बताई जाएगी, निश्चित अवस्था में बताई जाएगी। जो निश्चित अवस्था का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक। और जिनमें मात्राएं क्या हो जाएंगी, अनिश्चित होंगी, जिनमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चलेगा वो क्या कहलाएंगे, अनिश्चित। लिखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, हेडिंग बनाइए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लिखिए, जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की, जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। का बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा या परिमाण, कुछ भी लिख सकते हो, निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 टन सेब, 2 टन सेब, जैसे 1 लीटर घी, 50 ग्राम केसर, 1 किलो काजू, कुछ भी लिख सकते हो। बात समझ में आई, क्या हो रहा है, निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, क्या चल रहा है, निश्चित मात्रा का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट लिंक बनाइए, अनिश्चयवाचक। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना, सिंपल है। लिखिए, अनिश्चय परिमाणवाचक। लिखिए, वे विशेषण शब्द
जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, मात्रा या परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, क्या कहलाएंगे? अनिश्चय, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे लिखिए, लिखिए बहुत सारा घी, बहुत सारा घी, बहुत सारा घी, थोड़ा जीरा, थोड़ा जीरा, बहुत सारा घी, जरा सी सब्जी, जरा सी सब्जी। जैसे अल्प नमकीन, अल्प नमकीन मतलब थोड़ी नमकीन, थोड़ी लिख लीजिए अल्प की जगह, थोड़ी नमकीन, थोड़ा दूध, जैसे कुछ आटा, कुछ आटा। बात क्लियर हुई ना? भाई ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसकी मात्रा का पता नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा थोड़ा, ये कहाँ पर आते हैं? अनिश्चित में। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं उठाना कि संख्यावाचक है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है भाई, जीरा अपन लेते हैं तो क्या होता है भाई, गिन थोड़ी सकते हैं जीरे को, ऐसे तो मात्रा में तो लेते हैं। थोड़ा दूध लीटर में लिया जाता है, नमकीन किलो या में ही आती है। ठीक है, इधर सब्जी, सब्जी भी तौल से ही आती है, कोई ऐसा थोड़ी है कि एक घिया दे दे एक टमाटर दे दे, ऐसा लाते हैं? नहीं लाते। ठीक है ना? तो उससे क्लियर होना चाहिए क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं, उनसे पहले यदि कोई विशेष कोई क्या जाए, सर्वनाम आ जाए। क्या आ जाए? सर्वनाम। कौन से सर्वनाम? मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम कितने थे? 3, 11। कितने थे? 11। तो अगर वो मूल संज्ञा से पहले क्या जाए, कोई भी मूल सर्वनाम आ जाए, जिसका सर्वनाम आएगा, बात सुन रहे हो ना, जिसका सर्वनाम आएगा, अगर अनिश्चयवाचक का आएगा तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, अगर प्रश्न का आ गया तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक। जैसे मैंने वहां पे लिखवाया था एक को, एक जगह आपको निश्चयवाचक सार्वनामिक लिखवाया था ना, ये क्या है? सार्वनामिक है। तो अगर संज्ञा शब्द से पहले क्या जाए, कोई मूल सर्वनाम आ जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं कि वो जो संज्ञा शब्द है उसकी क्या बता रहा है? वो विशेषता बता रहा है, तो इसलिए से बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। लिखिए वे विशेषण, सॉरी, सर्वनामों से निर्मित होते हैं। वे विशेषण सर्वनामों से निर्मित होते हैं, अर्थात वे विशेषण सर्वनामों से निर्मित होते हैं, अर्थात जब सर्वनाम शब्द, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयुक्त होता है,
जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, जो विशेषण सर्वनाम से निर्मित होते हैं, अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। हाँ, अब जो ये सर्वनाम है ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? विशेषण की तरह। इसलिए मैंने लिखवाया है कि जो सर्वनाम अब किसकी तरह हो रहे हैं? जो विशेषण सर्वनाम की तरह निर्मित हो रहे हैं। अब वो जो सर्वनाम है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है? एक विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा, इसे साफ कर दो, एक मिनट। यार राइट बहुत साफ होता है, इससे तो होता ही नहीं है, और भी काला कर देता है। लिखवा दें डेफिनेशन। देखिए, मैंने कहा अमित स्कूल जाता है। मैंने क्या लिखा? एक वाक्य लिखा, अमित विद्यालय जाता है। ठीक है, अब देखिए अमित क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। संज्ञा नहीं, कर्ता। संज्ञा भी है, संज्ञा शब्द है ही है, संज्ञा तो है ही। जो भी करता है वो क्या होगा? संज्ञा होगी। ये क्या है? विद्यालय क्या है? ऑब्जेक्ट, कर्म है। ठीक है, और जाता है क्या है? क्रिया है। ठीक है, ये क्या है? करता है। विद्यालय क्या है? कर्म है। जाता है क्या है? क्रिया है। अब मैंने कहा अमित विद्यालय जाता है, ये क्या है? एक साधारण वाक्य है कि भाई क्या हो रहा है? अमित विद्यालय जा रहा है। अब इस संज्ञा के आगे कुछ भी कोई विशेषता नहीं है। जैसे ही मैंने लिख दिया वह अमित, वह अमित विद्यालय जाता है। क्या लिख दिया? वह अमित विद्यालय जाता है। अब जो ये वह है किसके साथ आया है? अमित के साथ। वह अमित विद्यालय जाता है। अब जो ये संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, और ये क्या है? सर्वनाम। ये क्या चीज है? सर्वनाम है। जुड़ा किसके साथ है? संज्ञा के साथ। जब संज्ञा के साथ प्रयोग हो रहा है तो अभी किसकी तरह कार्य करेगा? विशेषण की तरह। किसकी तरह कार्य करेगा? विशेषण की तरह। तो इसे ही अपन क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर हुई ना? सर एक बार वापस समझा दीजिए। क्या दोबारा बताऊं? जी सर। देखिए, अमित विद्यालय जाता है। अमित क्या है यहाँ पर? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। जब इस संज्ञा शब्द के साथ कोई सर्वनाम क्या होता है? आकर जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सर्वनाम आके जुड़ जाता है। और तो जो इस सर्वनाम होता है अब ये किसकी तरह कार्य कर रहा है?
विशेषण की तरह। भाई ये इससे जुड़ा हुआ है, देखो वह अमित, कौन अमित, वह अमित, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका जो रोल है वो इनके साथ नहीं है, कर्म के साथ नहीं है, क्रिया के साथ नहीं है, ये जुड़ा हुआ किससे है, सब्जेक्ट से है। तो इसलिए जब ये संज्ञा शब्द के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और जुड़ने के कारण अब ये क्या बन गया, एक है तो सर्वनाम शब्द, लेकिन इसको क्या बोलेंगे कि भाई अब ये क्या कर रहा है, संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने के कारण इसको क्या बोला मैंने, सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर। जैसे किसी को बुलाओ, एक वाक्य है किसी को बुलाओ, ठीक है, और दूसरा वाक्य है किसी लड़के को बुलाओ, जैसा तुम पूछ रहे थे अभी, ध्यान दो, किसी को बुलाओ और किसी लड़के को बुलाओ। तो बताइए इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा और सर्वनाम कौन सा होगा, बोलिए। सर होगा सर्वनामिक विशेषण। नीचे वाला सार्वनामिक विशेषण है, ऊपर वाला क्या है, सर ऊपर वाला सर्वनाम है। सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपसे पूछा जाए तो ये वाक्य किसका है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। सर बट किसी मूल सर्वनाम में तो नहीं आता है। क्या, किसी मूल सर्वनाम में तो नहीं आता है। अरे मूल सर्वनाम में नहीं आता, इससे बात हो, किसी को बुलाओ, निश्चित थोड़ी हो रहा है, किसी को बुला लाओ, लड़के को, लड़की को, बच्चे को, कोई भी हो, इससे तो पता चल रहा है ना कि अनिश्चय है। अगर इसमें ये नाम निश्चित हो जाता भाई इसको बुलाओ तो निश्चय बोल देते। बात क्लियर। हाँ, देखो 11 तो होते ही होते हैं, 11 तो मूल सर्वनाम तो अपन करेंगे। अगर कई बार आप वाक्य व्युत्पन्न से बना दे आपको, भाई बहुत बार ऐसा भी तो होता है यौगिक से बन के आ जाते हैं, तो यौगिक सर्वनाम है, ये बना किससे है, निर्माण तो उसी से हुआ, मूल से ही। भाई निर्माण किससे हुआ है इसका, मूल सर्वनाम से ही निर्माण हुआ है। तो अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये किससे निर्मित है, मूल सर्वनाम से, तो मूल तो इसमें अपना ऑटोमेटिक है ही। क्या होते हैं, कोई और किस होता है उसमें, ये लिखवाया था ना। तो किसी किससे बनेगा, किस शब्द से बना है, कुछ लिखवाया होगा मैंने, कुछ लिखवाया है? कोई किसी लिखवाया है, कोई कुछ लिखवाया था सर। कोई कुछ लिखवाया है, अब जो ये शब्द हैं, ये किस, कुछ, कोई, ये सारे के सारे कहां पर आते हैं, ये अनिश्चय में आ जाते हैं। अब जो इनकी जो प्रक्रिया है, जो किस है, किसका है, किसकी है, ये सब निर्मित किससे हैं, इन्हीं सर्वनामों के द्वारा निर्मित हैं। किससे निर्मित है, इन्हीं सर्वनामों से। तो ये किस किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक में। अब जो ये सर्वनाम है ये क्या कहलाएंगे, यौगिक सर्वनाम। लेकिन मूल में क्या है इनके, मूल में तो इनके यही है, मूल में तो यही है, ठीक है। तो इस कारण क्या बन जाएगा, अनिश्चय। और वैसे भी तुम नॉर्मल देख सकते हो, किसी को बुलाओ, तो इससे पता चल रहा है भाई निश्चित तो है ही नहीं, किसी को बुलाओ, तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक। वैसे भी देख सकते हो नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक विशेषण। जैसे ही इसके साथ क्या लग गया, किसी शब्द लग गया संज्ञा के साथ। अब जैसे क्या कर दिया, पूरी अंडरलाइन कर दी, तो ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। तो इसे क्या बोलेंगे अपन अब, सार्वनामिक विशेषण बोला। अगर मैं इस वाक्य को सर्वनाम में लिख देता, क्या लिख देता, सर्वनाम में लिख देता, और मैं आपसे पूछता कि भाई ये पूरा जो है, जो ये सर्वनाम है संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे। आपने बोला सर्वनाम विशेषण, मैंने कहा इसको और क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, अनिश्चयवाचक। इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब अपन को सीधा ही पूछा जाएगा बस,
अब ये किसका है? अनिश्चय का है, तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये भी कह सकते हैं भाई। मैं आपको सार्वनामिक विशेषण के भेद नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पूछता आपसे, केवल सार्वनामिक विशेषण पूछता है, खत्म क्रिया। ये इसके क्या है? भेद है, बहुत सारे हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, आते भी नहीं है। तो ये क्या कह सकते हैं इसको? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? भाई बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इधर आपको सर क्लियर है। क्लियर है ना? तेजस्विनी क्लियर नहीं है? सर आपने बोला सार्वनामिक विशेषण के लिए मूल सर्वनाम के आगे संज्ञा के आगे लगेगा तब सार्वनामिक विशेषण होगा। तो अच्छा किसी लड़के को बुलाओ में मूल सर्वनाम नहीं है तो ये विशेषण में आएगा। अच्छा अच्छा, आपको प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने यहाँ लौकिक लगा दिया, यौगिक लगा दिया। ठीक है, मैं आपके लिए दूसरा वाक्य लिखता हूँ। मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ काम चाहिए, कुछ काम चाहिए, एक वाक्य ही लिख दिया मैंने। ठीक है, अब तो ये हो गया भाई अनिश्चयवाचक, मुझे कुछ काम चाहिए। तेजस्विनी अब बताइए, अब तो ये अनिश्चयवाचक है ना? ठीक है, तो भाई जो ये कुछ है, ये मूल है। बात समझो आप, जो ये मूल सर्वनाम से ही, मैंने उस दिन क्या कहा था, जो ये मूल सर्वनाम के अंदर क्या जुड़ जाते हैं? कारक विभक्ति जुड़ जाती हैं। क्या जुड़ जाती हैं? कारक विभक्ति जुड़ जाती हैं। तो उससे क्या बन जाते हैं? यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। और जब यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं तो वो भी कहाँ पर ही आएंगे? अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको लिखवा दिया, जैसे जैसे मैंने मूल तो आपको बता ही दिए कि भाई ये होता है कोई और कुछ होता है। ठीक है, अब मैंने जैसे कोई आपसे जैसे तुमसे किसी ने बात की, तुमसे किसी ने बात की, अगर तुमसे पूछे तो ये क्या होगा? भाई तुमसे निर्मित है, मूल क्या है उसमें? तुम है, और तुमसे क्या हो गया? विभक्ति से बन गया है, तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। लेकिन निर्मित किससे है? मूल से। तो रखेंगे कहां पर? मध्यम पुरुष में। अगर किसी से बात, किसी बात मतलब तो फिर क्या हो जाएगा? ये अन्य सर्वनाम हो जाएगा। तो इस बात को समझें कि भाई ये मूल में क्या है। अगर कोई आ जाए आपके पास, आप सर्वनाम आ गया, क्या आ गया? आप। अगर इसमें आपको कोई शब्द दे दिया, आपको, तो आप ये नहीं ये कहेंगे कि भाई ये मूल सर्वनाम से निर्मित नहीं है। भाई मूल सर्वनाम है। आप क्या है? मूल सर्वनाम है। इसके अंदर क्या जोड़ रखा है अपन ने? कारक विभक्ति जोड़ रखी है। क्या जोड़ रखा है? कारक विभक्ति जोड़ रखी है तो मूल सर्वनाम है ना। जैसे मैं क्या है? मूल सर्वनाम है। अगर मुझको लिख दूं, क्या लिखूं? मुझको, क्या ये मैं से निर्मित नहीं है? भाई मैं से ही निर्मित है। तो मूल सर्वनाम क्या है? मैं है, तो मुझको भी क्या आ जाएगा? इसको अगर वैसे डेफिनेशन में कहें तो यौगिक बोल सकते हैं, यौगिक है ये। लेकिन निर्मित किससे है? मूल से ही है। बात क्लियर है भाई? हाँ। हम्म। तो भाई आप पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, आप देखते नहीं कॉपी। मूल सर्वनाम में मैंने लिखवाया है आपको, मैं, तुम, आप, वह, यह, कोई, कुछ, क्या, कौन, ये सब लिखवाए मैंने आपको। ठीक है, अब जब यहाँ पे बात कर रहा हूं मध्यम पुरुष में, तो मैं, तुम, आप और वह, ये कहां पर आते हैं? उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। कहां पर दिया इनका स्थान? उत्तम पुरुष में दिया है। कोई कुछ को कहां पर दिया है? अनिश्चयवाचक में दिया है। कौन क्या को कहां पर दिया है? प्रश्नवाचक में दिया है। जो शो को कहां पर दिया है? संबंधवाचक में स्थान दिया है। और आपको कहां पर दिया है? निजवाचक में दिया है। तो वहां पर इनको क्या दे रखे हैं? स्थान दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? स्थान दे रखे हैं। लेकिन अब जब इनके अंदर कोई विभक्ति जोड़ दें तो उसे क्या बोलेंगे? यौगिक। क्या बोलेंगे? यौगिक। लेकिन यौगिक निर्मित किससे होता है? मूल से ही होता है। अब तो बात क्लियर। भाई मध्यम पुरुष क्यों बोला?
मध्यम में ये क्या होता है, मैं क्या है, वक्ता है, और तुम क्या हो गए, श्रोता हो गए। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वक्ता हो गया, बोल रहा हूं, और आप लिख रहे हो तो आप क्या हो गए, श्रोता हो गए। मैंने अपने लिए क्या प्रयुक्त कर लिया, मैं, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, और आपको क्या कह दिया, मध्यम पुरुष। और हम दोनों के अलावा जो हमारी बात सुन रहे हैं वो क्या हो गए, अन्य पुरुष। सीधी सी बात है भाई, बात क्लियर है। वो एक लिखिए, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है और कौन लड़का जा रहा है, इसमें बताइए मुझे, कौन जा रहा है और कौन लड़का जा रहा है, दो वाक्य हैं। सर कौन जा रहा है में सर्वनाम होगा, कौन लड़का जा रहा है में सार्वनामिक विशेषण होगा। सर्वनाम होगा, कौन सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक। भाई कौन जा रहा है, प्रश्न कर रहा है आपसे, कौन जा रहा है, कौन लड़का जा रहा है, क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अगर नाम दे तो इसको, वैसे आपसे नाम नहीं पूछेगा, सीधा ही पूछेगा सार्वनामिक विशेषण। तो अगर बोल सकते तो क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे जो पुस्तक, हाँ हाँ, राधा बहुत कुछ पढ़ चुकी है। हाँ, तो क्या पूछ रहे हो उसमें, बहुत कुछ पढ़। अब ये पूछ रहे हो आप, इसमें क्या पूछ चाह रहे हो, हाँ। सार्वनामिक विशेषण क्यों होगा, सार्वनामिक विशेषण क्यों होगा, भाई राधा बहुत कुछ, कर्ता क्या पर है, आगे है राधा। मैंने क्या बोला है, संज्ञा से पहले क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए। क्या बोला है, संज्ञा से पहले क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए। यहाँ पर क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। दूसरी बात, बहुत कुछ पढ़ चुकी है, पढ़ना क्या है, क्रिया, तो संज्ञा तो है ही नहीं, संज्ञा है ही नहीं, तो इसे आपके सार्वनामिक विशेषण कैसे बोल दोगे। बहुत, बात ठीक है आपकी, बहुत एक यहाँ पे विशेषण शब्द है, ठीक बात है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण क्यों बोल रहे हो उसको, भाई सर्वनाम है। यहाँ पर केवल अंडरलाइन इस प्रकार होगी, आप कुछ से पूछेगा बस, भाई हाँ, यहाँ पर पढ़ना क्या है, पढ़ना क्रिया है। अगर ये होता है यहाँ पर कोई सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर या सब्जेक्ट हो या संज्ञा होती, तो ये क्या बन जाता, सार्वनामिक विशेषण बन जाता। हाँ, तो अनिश्चयवाचक में जाएगा। हाँ, बहुत कुछ पढ़ चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई क्या जाता, संज्ञा आ जाती इसके साथ जुड़ करके, तो इसे बोल देते सार्वनामिक विशेषण। हाँ, बहुत कुछ राधा, इस तरह का आ जाता, बहुत कुछ राधा ने पढ़ लिया होगा, तब ये सार्वनामिक विशेषण था। कौन सा सार्वनामिक विशेषण था, हाँ, बात क्लियर। एक सेंटेंस लिखिए, हाँ, मुझे कुछ काम चाहिए, तो क्या होगा बताइए, कुछ काम, काम क्या है, संज्ञा शब्द है, काम क्या है, संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। लिखिए, जो पुस्तक कल खरीदी थी, जो पुस्तक कल खरीदी थी वह खो गई है, जो पुस्तक कल खरीदी थी वह खो गई है। जो पुस्तक पर अंडरलाइन कीजिए, जो पुस्तक कल खरीदी थी वह खो गई है। और एक लिखिए दूसरा वाक्य, जो कल खरीदी थी, जो कल खरीदी थी वह पुस्तक खो गई है।
जो कल खरीदी थी वह पुस्तक खो गई है। जो पर अंडरलाइन कीजिए। बताइए भाई कौन सा सार्वनामिक है और कौन सा सर्वनाम है। हाँ, ऊपर वाला सर्वनाम कौन सा सार्वनामिक है, कौन सा है सर्वनाम, सेकंड कौन वाला सा है? सर्वनाम, क्या विवेक जी? सेकंड वाला सर्वनामिक। निश्चय संबंधवाचक। संबंधवाचक। भाई जो सो कहाँ लिखवाए थे, यहाँ पर देखो दो शब्द आ रहे हैं, जो और वह। क्या शब्द आ रहे हैं? जो और वह। जो जो पुस्तक कल खरीदी थी वह क्या हो रहा है, जोड़ने वाले हैं, एक दूसरे में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? संबंधवाचक। तो इसको क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। हाँ, आपको केवल सार्वनामिक विशेषण पूछेगा आपसे, हाँ नाम नहीं पूछेगा, संबंधवाचक है, लेकिन आपको सर्वनाम में तो नाम पूछेगा ना, तो सर्वनाम तो आपको आना चाहिए ना। आपने बोला संबंध सार्वनामिक विशेषण का संबंध, अगर इसमें कोई सार्वनामिक विशेषण ना लगा तो संबंधवाचक सर्वनाम का कैसे करेंगे? जो कल खरीदी थी वह पुस्तक हो चुकी है। अब भाई देखो जो, अब कल क्या है, कल क्या है, समयवाचक शब्द है, कोई संज्ञा शब्द थोड़ी है। अगर संज्ञा शब्द होता तब सार्वनामिक विशेषण होता, ये क्या है, समय सूचक शब्द है। तो अब जो और वह, ये क्या है, जो और वह, इनके अंदर क्या कर रहा है, दो वाक्यों के अंदर संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। पढ़ाया है मैंने, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने क्या जोड़ दिया, जो पुस्तक कल खरीदी थी वह खो चुकी है, क्या लिखा मैंने, अब पुस्तक के साथ क्या है, जो का संबंध है, ये क्या है, संज्ञा शब्द है, और ये क्या है, सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है यार, जब मैं अंडरलाइन ही आगे कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा पीछे, भाई आपसे वाक्य में रेखांकित करेगा तभी तो पूछेगा, मैं आपसे पूछ यही रहा हूं। अगर आप, मैं पूछूं वह पुस्तक, तो वह पुस्तक भी क्या है, सर्वनाम विशेषण, वह होगा तो सर्वनाम। कॉमन सेंस की बात है यार, थोड़ा सा खुद ही लगाओ। एक एक वाक्य और लिखिए फिर क्रिया स्टार्ट करते हैं। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर तो हो रहा है ना ये बात ऑनलाइन में? एक तो अपने कैमरा ऑन करो भाई, सब बिल्कुल बंद करके बैठे हो। एक लिखिए, नेक्स्ट वाक्य लिखिए, जितना जितना धन बढ़ता है, जितना जितना धन बढ़ता है उतना उतना संतोष घट जाता है। जितना जितना धन बढ़ता है उतना उतना संतोष घट जाता है। उतना उतना क्या हो जाता है, संतोष घट जाता है। तो जितना जितना धन, तो क्या हो जाएगा ये, धन क्या है, संज्ञा शब्द है, और जितना जितना मतलब जितना जितना किससे जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर? अब हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट क्रिया। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है विशेषण के अंदर ऑनलाइन में, किसी को कोई दिक्कत? इधर आप सबको, सबका क्लियर है ना? यस सर। विधेय वही है यार, बात यही है, विधेय अपने उसमें है नहीं। विधेय के अंदर क्या होता है, एक यहाँ पर संज्ञा होगी, संज्ञा के बाद में जो सर्वनाम लग गया वो विधेय विशेषण है बस। ठीक है, जो आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने अधिकतर करवा दिए आपको।
और अधिकतर नहीं, पूरे पूरे ही करवा दिए, ये समझो। आप देख लेना अपना पेपर उठा करके कि आपसे इस तरह के पूछे गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, और इससे कम ही पूछा है, उससे ज्यादा ही करवा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट बनाइए क्रिया। क्रिया में जब अपन क्रिया पढ़ते हैं तो क्रिया का निर्माण कैसे हुआ है भाई, कोई बता सकता है? देखो, क्रिया संस्कृत की एक होती है क्रय धातु। क्या होती है? क्रय धातु। और क्रय धातु उसे तो हाँ, जो संस्कृत होती है क्रय धातु, और जो इस क्रय धातु का जो अर्थ होता है वह होता है करना। क्या होता है? करना। कारक में भी क्रय होता है ना, हाँ, तो मतलब करना ही है। करना। भाई क्या करेगी क्रिया? क्या करेगी? जो करना है क्या करेगी? कोई कार्य करेगी। क्या करेगी? कोई कार्य करेगी। और जब अपन जिसके द्वारा क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जो क्या करती है, कार्य का बोध कराती है या कार्य को करती है, उसी को क्या कह सकते हैं? क्रिया। सीधे शब्दों की बात करें तो जो अपन क्या करते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य करने की क्रिया, जो कार्य करने का बोध करा रही है, वो क्या करा रही है? क्रिया। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि अगर कोई वाक्य है, क्या है? कोई वाक्य है, थोड़ा समझिए, बेसिक समझिए, बेसिक जरूर समझा करो आप भाई। बेसिक समझ जाते हो ना तो पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और बेसिक कमजोर रहता है ना, पीछे दिक्कत ही आती रहती है। जैसे मैंने बोला अमित विद्यालय जाता है। क्या बोला? अमित विद्यालय जाता है। यहाँ पर अमित क्या है? करता है। विद्यालय क्या है? कर्म है। और जाता है क्या है? क्रिया है। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर से क्या हटा दूं? क्रिया हटा दूं, क्या ये वाक्य पूर्ण हो सकता है? क्या इस वाक्य से हमको कुछ पता चल रहा है? अमित विद्यालय, कुछ पता चल पा रहा है? क्या ये अर्थ दे पा रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे ना, ये अर्थ दे पा रहा है। तो इस कारण क्रिया का क्या है? एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये क्रिया नहीं हो तो अपन को कोई बात का पता ही नहीं चले भाई, हम कह क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, एक दूसरे अपना वार्तालाप भी नहीं कर सकते, कोई बात भी नहीं समझ सकते। अगर इस वाक्य के अंदर क्या हो गई? क्रिया निर्मित हो गई। क्या हो गई? क्रिया निर्मित हो गई, तो उससे अपन को पता चलेगा कि भाई ये बोल रहा है। ठीक है। तो इसलिए इस क्रिया को क्या कहा गया है? व्याकरण के अंदर विधेय कहा गया है। क्रिया को क्या कहते हैं? विधेय। जो ये क्रिया है इसको क्या बोला गया है व्याकरण में? विधेय बोला गया है। बात क्लियर? कई बार पूछ लिया जाता है विधेय किसे कहते हैं, बहुत जब बेसिक से पूछेगा विधेय किसे कहते हैं। वैसे आपके अब तक पूछा नहीं गया है, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, उसमें पूछा गया था विधेय किसे कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं भाई? विधेय कहते हैं क्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किससे क्या हो रहा है? क्रिया से ही पूरा कार्य क्या हो रहा है? संपन्न हो रहा है। अगर ये नहीं है तो नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाक्य का विधेय कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर? तो इतना लिख लीजिए पहले, आप लिखिए। हाँ, आती हैं। एक सेंटेंस में दो क्रियाएं आती हैं, आराम से करवाएंगे अपन, उसे द्विकर्मक बोलते हैं। हाँ, लिखिए। ये लिख लिया आपने यहाँ तक? सबसे पहले ये लिखिए, इसके बाद लिखिए सिंपल शब्दों में, जिस शब्द से किसी कार्य का करना, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या बोल देंगे? क्रिया। उसे क्या बोल देंगे? क्रिया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। किसी शब्द से, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। भाई एक तो ये डेफिनेशन होगी सीधी सीधी,
अपन ने कहाँ से देख लिया, यहाँ से देख लिया। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर मिलेगा आपको कोई व्यापार है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसके द्वारा क्या किया, जो कार्य किया जाता है, या वाक्य में जो विधेय का कार्य करती है, वाक्य को पूर्ण करने का कार्य करती है, उसे ही क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। है तो बात वही भाई, जो यहाँ से निकल के आई बात तो वही है ना, कि कोई व्यापार का क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है, व्यापार क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है, या कहीं आना जाना क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। जो पूर्णता का बोध करा रही है वो क्या है, क्रिया। ठीक है, उससे भी लिख लीजिए। लिखिए नेक्स्ट में, किसी विकारी शब्द से, जिस विकारी शब्द से, जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु, जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु अथवा स्थान के, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ कहने अथवा करने, के विषय में कुछ कहने अथवा करने का विधान किया जाता है, का विधान किया जाता है या बोध किया जाता है, क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। बात क्लियर है ना, वही बात है जो यहाँ पर लिखवाई है मैंने, वही बात है। सीधे शब्द में किसी कार्य का होना या करना ही क्या है, क्रिया है। कार्य शब्द का मतलब क्या होता है? विकारी होते हैं जैसे संज्ञा शब्द, ये क्या है, विकारी शब्द है। सर्वनाम शब्द, ये क्या है, विकारी शब्द है। विशेषण, ये क्या है, विकारी शब्द है। क्रिया स्वयं विकारी शब्द है। हाँ हाँ और विशेषण और क्रिया चारों होते हैं। हाँ, इसमें से क्या दिक्कत है? क्या मान से तो विशेषण विकारी शब्द, भाई, विकारी चारों होते हैं। मेरे को पता था कि चारों हाँ। जब भी सेंटेंस के संज्ञा में भी लिखते हैं कि विकार बदल दे, तो ऑप्शन गलत है उसका, इसमें आंसर विशेषण दे रखा है उसमें। नहीं ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकारी शब्द हैं चारों, चारों क्या है, संज्ञा में भी कोई परिवर्तन हो सकता है। चारों शब्द दे रखे हैं। हाँ, सर्वनाम भी विकारी शब्द है, विशेषण भी विकारी शब्द है, और क्रिया भी विकारी शब्द है। और इन विकारी शब्द में किसका परिवर्तन पड़ता है, लिंग वचन काल कारक का। अगर जिन पे नहीं पड़ता है उनको क्या बोलते हैं, अविकारी बोलते हैं, और अविकारी को क्या बोला जाता है, अव्यय। क्या बोला जाता है, अव्यय। विकारी का एक मतलब है, क्या मतलब? भाई विकार उत्पन्न होना, विकार जैसे कोई संज्ञा शब्द में कारक के द्वारा कोई विकार उत्पन्न हो गया, लिंग के द्वारा, जैसे मैंने कहा राहुल, राहुल क्या है, लड़का है, क्या है, लड़का है। अगर जैसे ही राहुल लिखा तो क्रिया किसकी आई, पुल्लिंग की। किसकी आई, पुल्लिंग की, क्योंकि राहुल क्या है, पुल्लिंग है। जैसे ही मैंने यहाँ पर नाम लिखा रमा, क्या लिखा, रमा, तो क्रिया ने क्या, तुरंत एक्शन किया। जैसे ही स्त्रीलिंग लिखा तो क्रिया किसकी हो गई, स्त्रीलिंग की। यहाँ पर मैंने एक वचन लिखा, मैंने संज्ञा क्या लिखी, एक वचन लिखी, तो क्रिया ने तुरंत रिएक्शन करेगी और क्या हो जाएगी, एक वचन की हो जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, बहुवचन की क्या कर दी, संज्ञा कर दी, मतलब सब्जेक्ट क्या कर दिया, बहुवचन का कर दिया, तो क्रिया क्या करेगी, बहुवचन की हो जाएगी। तो परिवर्तन हो रहा है ना, जो ये परिवर्तन है यही क्या है, विकार है। क्या है, विकार। जबकि अविकार के अंदर क्या होता है, वहां पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। जैसे शब्द हैं, कर्ता में कुछ हो, कर्म में कुछ हो, क्रिया कुछ करे, हम तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। मतलब हाँ, जैसे कहीं पर भी पूरे वाक्य में चेंज कर दो, लेकिन जो अविकारी शब्द हैं वो यथावत रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। कहाँ लिखवा रहे थे, क्या लिखवाया मैंने, हाँ डेफिनेशन। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट लाइन से, क्रिया ही वाक्य को पूर्ण करती है, विशेष में लिख लीजिए, विशेष करके, क्रिया ही वाक्य को पूर्ण करती है, क्रिया ही वाक्य को पूर्ण करती है तथा इसे ही वाक्य का विधेय कहा जाता है। सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। इसी को ही यस सर। हाँ लिखिए, क्रिया ही वाक्य को पूर्ण करती है, क्रिया ही वाक्य को पूर्ण करती है
क्रिया ही वाक्य को पूर्ण करती है तथा इसे ही वाक्य का विधेय कहा जाता है। इसे ही वाक्य का क्या कहा जाएगा? विधेय कहा जाएगा। इसे ही वाक्य क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है। जैसे अमित विद्यालय जाता है, ये क्या है? जाता है क्या है? क्रिया है। राम खेलता है, खेलता है क्या है? क्रिया है। तुम पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो क्या है? क्रिया है। राम, आगे पढ़ाऊंगा। इसमें दोनों पढ़ाई यहाँ पर भाववाचक है, संज्ञा है, पढ़ाई करना। ठीक है। लेकिन यहाँ पढ़ना भी एक क्रिया होती है। ये बताऊंगा ये क्रिया कैसे जुड़ती है। अभी बहुत क्रिया में पढ़ लेंगे सब कुछ अपन, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हाँ, 8 प्रकार की क्रियाएं, वहां सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है। जैसे बालक खेलता है, अब खेलता है क्या है? क्रिया है। बात क्लियर है ना? लिख लियो, 1-2 सेंटेंस लिख लिए ना? हाँ, अब देखिए। हाँ, करते हो, करना क्रिया है। पढ़ना भी क्रिया होती है, लेकिन अब देखो थोड़ा समझा देता हूं मैं। एक होते हैं सामान्य क्रिया। क्या होती है? सामान्य क्रिया। मैंने आपको बताया था ना, पढ़, गम, लिख, चल, घूम, ये क्या है? धातु है। तुम भूल बहुत जल्दी आते हो यार। ये क्या है? धातु है। अगर धातुओं के अंदर क्या लग जाए? ना प्रत्यय लग जाए तो ये क्या बन जाती है? सामान्य क्रिया। क्या बन जाती है? सामान्य क्रिया। पढ़ना, जाना, घूमना, चलना, फिरना, हंसना, ये क्या बन गई? सामान्य क्रिया। बात ठीक। ता से भी बनती है, पढ़ता है, जाता है, खाता है, पीता है, रहता है। बात की। अगर इसी धातु के अंदर क्या लग जाए? अगर जब ये ना प्रत्यय लग रहा है तो क्या बन रही है? सामान्य क्रिया। अगर इसी के अंदर क्या लग जाए? अन्य प्रत्यय लग जाए, ना के अलावा क्या लग जाए? अन्य प्रत्यय लग जाए, तो उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न क्रिया। हाँ, उनको बोलेंगे व्युत्पन्न क्रिया। जैसे पढ़ है, पढ़ क्या है? धातु है। ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया? आना प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया? आना प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? पढ़ाना। क्या बन जाएगा? पढ़ाना। ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने पढ़ के अंदर क्या लगा दिया? बाना प्रत्यय लगा दिया। कौन सा लगा दिया? बाना प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? अब देखो यहां पर आप सीधा सीधा क्रिया रूप लिख सकते हो, धातु की जगह क्या लिख सकते हो? क्रिया रूप। ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि जो क्रिया रूप से ही क्या होता है? व्युत्पन्न क्रिया का निर्माण होता है। भाई संस्कृत थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, अपन हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादा सही क्या रहेगा? क्रिया रूप लिखना ज्यादा सही रहेगा। हाँ, क्योंकि अगर सामान्य क्रिया की बात करें तो मैं धातु लगा लो, और जब व्युत्पन्न की बात करें तो क्रिया रूप लिखना ज्यादा अच्छा है। तो पढ़ना प्लस बाना, तो क्या बन जाएगा? पढ़वाना। अब ये क्या है? पढ़ाना, पढ़वाना, घुमाना, घुमवाना, चलाना, चलवाना, ये क्या है? लिखाना, लिखवाना, ये सब क्या है? व्युत्पन्न क्रिया। हाँ, हाँ, नहीं, तो अगर अपन आपने बताया पढ़ना वाला, हाँ, तो अपन उसको वैसे लिखेंगे कि पढ़ना प्लस आई। हाँ, उसमें जो लिखा जाएगा पढ़ प्लस आई, यहाँ पर जो बात होगी वो भाववाचक संज्ञा की होगी। किसकी होगी? आई प्रत्यय जब लगता है भाववाचक, पढ़ाई, लिखाई, ये सब कहाँ पर आते हैं? भलाई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर जो बना रहे हैं, यहाँ पर अपन क्रिया बना रहे हैं, जिसको योग क्रिया कहते हैं, व्युत्पन्न क्रिया भी कहते हैं। बात ठीक? यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? इधर ऑनलाइन में भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ,
अगर इसके बाद एक क्रिया और होती है जिसे बोलते हैं सम्मिश्र क्रिया। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र क्रिया। अब यहाँ पर क्या होगा? सम्मिश्र क्रिया जैसे आप बात कर रहे थे कि सर जब क्या होगा, दो क्रियाएं आपस में जुड़ेंगी। क्या जुड़ेंगी? दो क्रियाएं आपस में जुड़ेंगी, उसको बोलते हैं सम्मिश्र क्रिया। जैसे काम करना, है ना, जैसे पढ़ाई करना। अब ये क्या है? ये क्या है? सम्मिश्र क्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भाववाचक है, लेकिन इसका क्या है? जुड़ाव है। सम्मिश्र क्यों बोल रहे हैं? इसका क्या है? क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पढ़वी एक क्रिया होती है, धातु होती है, पढ़ना बनता है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? जुड़ाव होने के कारण इसको क्या बोला गया है? काम। क्या है? काम भी तो संज्ञा शब्द है। काम क्या है? काम भी संज्ञा शब्द है। हाँ, अभी लिखवाया था ना एक सार्वनामिक विशेषण में, काम। काम क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ऐसे ही पढ़ाई भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन जब इनका आपस में जुड़ाव होता है तो उसको बोलते हैं सम्मिश्र क्रिया। कैसे लिख सकते हो आप? काम करना, काम आना, पीछा करना, चले जाना, ये सब क्या है? इनसे क्या हो रहा है? दो क्रियाओं का आपस में जुड़ना हो रहा है, तो इसे बोला जाता है सम्मिश्र क्रिया। हाँ, पीछा करना, पीछा नहीं है, काम आना। भाई आना क्रिया है, तो इसका काम आना मतलब इससे क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। काम अगर यहाँ पर कमाना शब्द से लिया गया है, आना प्रत्यय भी होता है भाई, आना प्रत्यय भी होता है, ठीक है। और आना जाना क्रिया भी होती है। आना जाना, चले, घूमना फिरना, ये क्रिया भी है। बात ठीक। अब एक बात करते हैं, कई बार ऐसी क्रियाओं का निर्माण भी किया जाता है जो ध्वनि के आधार पर निकलती हैं। कैसे? मान लो कोई मैंने पेन गिराया, और जैसे ही मैंने इस पर पेन गिराया, इसने क्या की? आवाज की। अब जो ये आवाज हुई है, इसी आवाज को ही क्या कर देते हैं अपन? एक लिपिबद्ध कर देते हैं, मतलब एक शब्द का निर्माण कर देते हैं। उसको भी क्या बोला जाता है? ध्वनि रूप क्रिया बोला जाता है। जैसे टक टक की आवाज करते हैं ना, टक टकाना, है ना, घन घनाना, हन हनाना, ये सारे शब्द, ये भी क्या है? एक क्रिया है। बात क्लियर? खटखटाना, ये भी क्या है? एक क्रिया रूप है। लिखवा दूं इनको या समझ में आ गया है आपको? भाई आगे पढ़े या लिखवाऊं पहले, इनको बताओ। इसको क्या बोलेंगे? लिखवा दूं? सर क्या क्या बोल रहे हो? सर, ये जो टक टकाना आपने जो बताया, ये इसको क्या, कौन सी क्रिया बोलते हैं इसको? इसको ध्वनि रूप क्रिया बोलेंगे भाई। नाम नहीं ध्वनि पूछता है रूप क्रिया, आपसे। ठीक है हाँ, सर। आपसे नाम नहीं पूछता है, कुछ नहीं पूछता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, क्योंकि इन्होंने बार बार ही कर रहे थे ना क्वेश्चन कि सर इसको जोड़ दे तो क्या बन जाए, सर इसको कर दे तो क्या बन जाए, उसके लिए बताना पड़ा ये। नहीं तो इसको मैं पोर्शन को छोड़ के सीधा क्रिया ही पढ़ाता आगे। पर मैंने कहा भाई इनको पहले इसका क्लियर कर लेते हैं बात। तो लिख लीजिए, इनसे आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कहीं से कुछ नहीं पूछा जाएगा। नहीं, लिख लीजिए भाई जिसको लिखना है। नहीं लिखना? ठीक है, बस इतना जरूर लिख लीजिए ना। सर एक बार इन क्रिया के नाम, एक बार चारों के नाम बता दीजिए। हाँ, एक सामान्य क्रिया होती है। सामान्य क्रिया के अंदर क्या होता है? नहीं, जिसे लिखना हो, बस छोटा सा बता रहा हूं मैं, जिसको लिखना हो वैसे लिख ले अपने हिसाब से। नहीं नहीं, भेद भेद नहीं बता रहा, इतना लिख लीजिए। सामान्य क्रिया में जिसको लिखना है, ना प्रत्यय जोड़ के सामान्य क्रिया में पढ़ना चलना फिरना, ये क्या है? सामान्य क्रिया। व्युत्पन्न के अंदर क्या होता है? प्रत्यय जोड़, अन्य प्रत्यय जोड़ देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? पढ़ाना, पढ़वाना, लिखाना, लिखवाना, घुमाना, घुमवाना, ये सब क्या है? व्युत्पन्न क्रिया के रूप है। अगर सम्मिश्र क्रिया होगी, जैसे पीछा करना, चले जाना, जैसे काम करना, ध्यान देना, ये सब क्या है? सम्मिश्र क्रिया है। इसके अंदर क्या हो रहा है? दो क्रियाएं आपस में जुड़ रही हैं। जहां पर ध्वनि की आवाज आए और उससे जो क्रिया का निर्माण हो, उसे क्या बोल देते हैं? ध्वनि रूप क्रिया। जैसे टनटनाना, हिनहिनाना और खटखटाना,
ये क्या हो जाएगा, ध्वनि रूप क्रिया हो जाएगी। बात क्लियर? जिसको लिखना है वो वैसे लिख लीजिए। ता भी जुड़ता है, पढ़ता है, चलता है। बात क्लियर है ना भाई? अब लिखिए क्रिया के भेद। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए क्रिया के भेद। हाँ, क्रिया के भेद लिखिए कर्म के आधार पर। नेक्स्ट लिखिए क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया की क्या है, दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। यहां से क्वेश्चन आता है आपकी क्रिया में, सकर्मक या अकर्मक से पूछेगा या इनके भेद से पूछेगा, ठीक है। हाँ, और या फिर जो अपन पढ़ेंगे प्रयोग व्याकरण के आधार पर 8 प्रकार की क्रिया होती है, वहां से पूछता है क्वेश्चन। यहाँ से पूछा जाएगा आपके, उनसे नहीं पूछा जाएगा। मैंने बताया अभी पहले, वो तो समझने के लिए आपको। कितने प्रकार की क्रिया होती है कर्म के आधार पर? 2 प्रकार की। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। अब बहुतों को तो इसी में ही दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है कि उनसे ये पूछ लिया जाता है भाई, ये वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि भाई ये कौन सी क्रिया का वाक्य। सबसे सरल क्वेश्चन होता है, और वो जाके बच्चा अधिकतर तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये कौन सी क्रिया का वाक्य है। ध्यान दीजिए, आप डेफिनेशन रटे मत। अब मैं जैसे आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं उसी प्रकार डेफिनेशन याद करें। रटना नहीं है, इनको रटो मत। अगर रटोगे तो आप भूलोगे, सीधी सी बात है। सकर्मक, ध्यान देना, सकर्मक से इसको तोड़ दीजिए। सकर्मक क्या कर दिया? से क्या होता है? से क्या होता है? अरे बोलो, उपसर्ग। हाँ, उपसर्ग इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा, सहित। सहित। हाँ, क्या होता है? सहित। से सु मतलब अच्छा। हाँ, से का क्या है? सहित। अब ये क्या है? कर्मक। कर्मक मतलब कर्म के साथ, मतलब कर्म के साथ। जो कर्म के साथ है, क्या है? जो कर्म के साथ है वह कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। अब आपको पता चल जाना चाहिए, अगर कोई भी वाक्य आपको दे रहा है और उसमें कर्म है, क्या है? कर्म आया हुआ है, तो वह वाक्य किसका होगा? सकर्मक क्रिया का। इतना सही है। और अब इसको बहुत उसमें पढ़ लेंगे डिटेल में, लेकिन समझने में क्या है, छोटी सी बात है। जो कर्म के साथ है वो क्या है? सकर्मक। अकर्मक में देखिए, ए भी क्या है? अव्यय भी होता है ए, और एक उपसर्ग भी होता है। तो ए का क्या होता है? अभाव। ए का अर्थ क्या होता है? अभाव। और कर्म मतलब कर्म के साथ। जिसका कर्म के साथ क्या है? अभाव है, जो कर्म के साथ नहीं जुड़ती है। किसके साथ जुड़ेगी? कर्म को छोड़ करके क्या बचता अपने पास? कर्ता, कर्म और क्रिया। क्या बचा? कर्ता बचा। तो किसके साथ जुड़ेगी ये? कर्ता के साथ जुड़ेगी। जो कर्म के साथ ना जुड़ के किसके साथ जुड़ेगी? कर्ता के साथ। तो वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। जो कर्म के साथ जुड़ रही है सकर्मक, और जो कर्ता के साथ जुड़ रही है अकर्मक। बात क्लियर? कर्म का काम होता है, कर्म का अभाव होता है। हाँ, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, और यही डेफिनेशन है इनकी। सबसे पहले लिखिए सकर्मक क्रिया। हेडिंग बनाइए सकर्मक क्रिया। लिखिए कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया।
कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया। कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया। यह क्रिया कर्म का निर्देशन करती है। यह क्रिया कर्म का क्या करती है? निर्देशन करती है। अर्थात जो क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, अर्थात जो क्रिया कर्म के साथ क्या होती है? प्रयुक्त होती है, वह क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। जैसे राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। बताइए कर्म है या नहीं है? ये क्या है? करता है। ये क्या है? कर्म है। ये क्या है? जाता है। जाता है कहाँ जाता है? विद्यालय को। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। विद्यालय आ गया, कर्म आ गया, तो क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का उदाहरण लिख लीजिए, राम विद्यालय जाता है। जैसे सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही क्या कर रहा है? किसको पकड़ रहा है? चोर को। सिपाही चोर को पकड़ता है। हाँ, चोर कर्म हो गया। सिपाही चोर को पकड़ता है। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। अब अध्यापिका क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, करता है, और बच्चों को आ रहा है ना भाई। को किसका निर्देशन करेगा? कर्म का। पढ़ते हो ना आप, कर्ता ने। कर्ता क्या बताता है? ने विभक्ति को बताता है। कर्म किसको बताता है? कर्म को विभक्ति को बताता है। तो अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा। कुछ भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हारे अच्छा लगता हो। राम ने रावण को मारा। किसको मारा भाई? रावण को। किसने मारा? राम ने। राम क्या हो गया? ने व्यक्ति कारण कर्ता को के कारण कर्म, और ये क्या हो गई? क्रिया। तो ये क्या हो गया? राम ने रावण को मारा, सकर्मक क्रिया। बात क्लियर? हाँ, वध किया तो भी वही है। अब इसके बाद लिखिए सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया भाई दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया के भेद। और सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है एक कर्मक, और दूसरी होती है द्विकर्मक। एक कर्मक और दूसरी होती है द्विकर्मक। ठीक है। एक कर्मक के अंदर क्या होगा? जिसके अंदर एक कर्म होगा। क्या होगा? जिसके अंदर एक कर्म होगा वह कहलाएगी एक कर्मक, और जिसके अंदर क्या होंगे? दो कर्म होंगे, वह कहलाएगी द्विकर्मक। बात क्लियर? जहां पर एक कर्म की बात होगी एक कर्मक, और जहां पर दो कर्म की बात होगी
द्विकर्मक। हेडिंग बनाइए एक कर्मक। एक मिनट, एक कर्मक से पहले आप पूर्ण रूप का हो जाएगा ये। आपने लिखा था सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, वहां पर एक कर्मक की जगह द्विकर्मक की जगह ये लिखिए पूर्ण रूप और अपूर्ण रूप। पूर्ण रूप और अपूर्ण रूप इनको काट दीजिए, क्योंकि उसके पार्ट में आएंगे ये, फिर अपूर्ण रूप छूट जाएगा आपका। ये है ना, अगर मैं सीधा इनको बता दूंगा तो वो छूट जाएगा थोड़ा सा, वहां से पूछ लिया जाता कई बार क्वेश्चन। सर इसको काट देवे क्या, एक कर्मक को और हाँ इसको द्विकर्मक को? काट दो। हाँ ओके हाँ, पूर्ण रूप और अपूर्ण रूप। पूर्ण रूप के होते हैं ये किसके होते हैं? पूर्ण रूप के दो भेद होते हैं ये वाले। अपूर्ण रूप कई बार पूछ लिया जाता है, अपूर्ण रूप का वाक्य दिया जाता है पूछ लिया जाता है, तो समस्या होगी आपको। पढ़ाएंगे यार हर चीज पढ़ाएंगे, जब लिखवा रहा हूं तो पढ़ाएंगे। पूर्ण रूप और पूर्ण रूप के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। बात क्लियर? सर ये पूर्ण रूप आप सकर्मक का भेद है क्या? हाँ, सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक होता है पूर्ण रूप, देखो ऐसे सकर्मक, सकर्मक के एक होता है पूर्ण रूप और एक होता है अपूर्ण रूप। और इस पूर्ण रूप के दो भेद होते हैं, एक कर्मक, एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। बात क्लियर? अब बात करते हैं पूर्ण रूप क्रिया किसे कहते हैं, पूर्ण रूप सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए पूर्ण रूप के पूर्ण रूप सकर्मक क्रिया उसको बोलेंगे जो क्रिया क्या करेगी, अपना अर्थ क्या है पूर्ण रूप से, मतलब स्वतः ही अपना अर्थ क्या करेगी, प्रकट कर देगी। उसको किसी अन्य पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब पूरक क्या है, मतलब कोई अन्य शब्द की आवश्यकता ना पड़े, और क्या करे, क्रिया अपना जो वाक्य लिखा है उसके अंदर ही अपनी पूरी बात कह दे, अपना पूरा अर्थ निकाल दे, वही क्या है पूर्ण रूप। लेकिन जिसको क्या है अपना अर्थ बताने के लिए, अपना अर्थ प्रकट करने के लिए भी किसी अन्य शब्द की आवश्यकता पड़ेगी, उसे बोलेंगे अपूर्ण रूप। बात क्लियर? एक कर्मक के अंदर क्या होगा, जो पूर्ण रूप क्रिया है, जो अपना अर्थ क्या कर रही है, स्वतः ही प्रकट कर रही है, वो क्या है पूर्ण रूप। तो पूर्ण रूप में अगर एक कर्म है तो उसे बोलेंगे एक कर्मक, अगर पूर्ण रूप के अंदर दो कर्म है तो उसे बोलेंगे द्विकर्म। भाई समझ में आया ना, नहीं आया? ऑनलाइन में बात क्लियर हुई? नहीं आया? यस सर। देखो पूर्ण रूप में क्या है, कोई भी वाक्य है, जैसे राम ने रावण को मारा, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। अब क्या हो रहा है, जो अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, तो ये क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। इसको किसी के अन्य शब्द की आवश्यकता पड़ रही है? भाई यहाँ कोई जब ये अर्थ प्रकट कर रहा है तो किसी अन्य शब्द की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं पड़ रही, नहीं पड़ रही। तो ये क्या है, पूर्ण रूप है। कौन सा है? पूर्ण रूप। अगर मैंने यहाँ पर कोई अन्य वाक्य लिख दिया, और अन्य वाक्य में क्या लिख दिया कि जैसे राम निरंजन को कहता है, मैंने क्या लिख दिया, राम निरंजन को कहता है। अब उसके मन में है, क्या कहता है वो, बुद्धिमान भी कह सकता है, मूर्ख भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। अब उसके क्या है मन में, क्रिया ने छुपा लिया, क्या कर लिया, छुपा लिया है। अब उसमें क्या हो रहा है, उसका पता पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। राहुल नींद आ रही है आपको, समझ में कहां से आए, आप आधे सो रहे हो। हाँ, तो क्या होगा, जहां पर पूर्ण अर्थ प्रकट ना हो तो वो क्या है, अपूर्ण रूप। लिखिए पूर्ण रूप, लिखो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पूर्ण रूप, पूर्ण रूप सकर्मक क्रिया। देखो अपना टारगेट है
सोमवार तक लिंग वचन पे पहुंचना है अपन को। कहाँ पहुंचना है? कहाँ पहुंच जाएंगे? हाँ? नहीं पहुंचेंगे ना, अभी क्रिया 2-3 दिन चलेगी। हाँ? तो सर भाई इसके बाद कितने टॉपिक और है? क्या बोल रहे हो? सर ये कह रहा था क्रिया के बाद सर कितने टॉपिक और बच रहे हैं हमारे? देखो क्रिया के बाद आपका क्रिया ही लंबा चलेगा 3 दिन, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लिंग आपका 1 दिन का है, वचन आपका 1 दिन का है, कारक आपका 1 दिन का है। 3 दिन में 3 टॉपिक खत्म होंगे। बचेगा काल। काल आपका 2 या 3 दिन चलेगा, ठीक है। और एक बचेगा आपका अव्यय। अव्यय भी आपका 2 दिन चलेगा, ठीक है। ये 7-8 दिन के टॉपिक है, सब खत्म हो जाएंगे। फिर बचेगा आपका वाच्य, वृत्ति और पद। वाच्य भी 1 दिन का है, वृत्ति भी 1 दिन का, पद भी 1 दिन का। और फिर बचेगा आपका वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि आपको लगा 2 या 3 दिन। और एक टॉपिक बचेगा शब्द शुद्धि। और फिर मेरी तरफ से आपकी व्याकरण समाप्त। विराम चिन्ह भी था, विराम चिन्ह। हाँ, विराम चिन्ह उसके अंदर जाएगा, 1 दिन का है वो भी। तो सर 15 सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई, मेरी तरफ से हो जाएगा। तुम और मैं तो और जल्दी कर दूं, तुम पढ़ो तो आगे। सर मैं मैं तो तो चाह एक के साथ पढ़ रहा हूँ सर, मेरी हाँ, तरफ से घंटे की क्लास ले लो। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा करो भाई, आप संडे को भी 2 घंटे पढ़ लो। चलो ओके आज तो सर। मत लिखो, है ना। और इससे आपको ही फायदा है, जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस आपका। ले लीजिए 2 घंटे की क्लास संडे को। अच्छा 4 घंटे पढ़ा दूं? ठीक है। सर क्योंकि फ्यूचर का मामला है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है। सिलेबस ज्यादा नहीं है अपना, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। अगर आप 2-2 घंटे पढ़ लेंगे ना तो बहुत जल्दी और जल्दी खत्म हो जाएगा।